राइट। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ दो स्टूडेंट्स हु कुडंट जॉइन अस टुडे। आज हमारे पास अजीज हैं और शुजा हैं और अमतुल अमतुल हैं और हिना, और हिना हमारे पास मौजूद हैं बाकी लोगों के बेनिफिट के लिए। ये नया रिकॉर्ड भी हम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। शेयर द स्क्रीन एंड सी वेयर वी आर। अब हमने डिस्कस करना क्या है? डिस्कस करना है भाई ये। ओके, देखें जी, मैंने जैसे वही लॉजिक जो पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि जो पैराडाइम्स हैं वो वेरियस पैराडाइम्स वो एम्बेडेड हैं, ये embedded है in the macroeconomic conditions of each era, and as the times change, ठीक है, there is progression. So what you find is that a particular way of thinking which was very useful in another time period is not giving the kind of results which are which would help the organization to perform better or survive in another era. So that is why this is the kind of evolution which takes place. So अगर हम फर्स्ट जो आपका लेक्चर था उसमें मैंने ये बात डिस्कस की थी कि ये एवोल्यूशन इस तरह होती है आइडियाज की कि whenever there is a consensus on a particular approach, then there are also those who criticize the approach, and there are also antithesis. So wherever there is a thesis, which means a particular idea becomes very dominant, at the same time you will find that there will be severe criticisms, or which is called the antithesis according to Hegel, on of that idea. So that the kind of that kind of then struggle continues between the dominant idea and the idea which opposes the dominant thinking. And then after that, once the struggle continues and the times change, uh, the outcome of the struggle is a new logic or thinking which is able to then address the problems which were which were faced in the previous line of thinking, right? So ये जो struggle है, ये जो बीच में the struggle of the ideas, the thesis and the antithesis, leads to the synthesis, leads to a new idea which is maybe much more appropriate for the new times, and it addresses some of the main criticism against the last, the thesis. But having said that, आप देख लें कि synthesis किस चीज में से निकल रहा है? Synthesis उस tussle में से निकल रहा है जो कि दोनों ideas में हुए हैं, which means कि जो पुराना आइडिया है वो टोटली रिजेक्ट नहीं हो रहा, जो एंटीथीसिस है वो नया सिंथेसिस नहीं बनता। इसका जो स्ट्रगल है उसमें से जो आउटकम होता है वो ही नया थीसिस जो है वो बनता है, विच मीन्स के जो सम ऑफ द फंडामेंटल्स और सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द फॉर्मर थीसिस विल ऑलवेज बिकम बी पार्ट ऑफ द सिंथेसिस, राइट? और यही चीज आपने डिस्कस की थी जब आपने पहला सवाल में डिस्कस किया था फ्रेडरिक टेलर वाली जो अप्रोच थी साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो इवन इन टुडेज टाइम सम एस्पेक्ट्स जो कि डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी को ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अभी तक उसकी रेलेवेंसी कंटिन्यू करती है इन डिफरेंट फॉर्म्स में भी, नॉट एग्जैक्टली इन द सेम way that was the 19th century approach, but in different forms. और ये आप इसके ऊपर अपनी वो कर चुके हैं, असाइनमेंट्स बना चुके हैं। तो इसलिए लेट्स गो बैक टू दी वो पैराडाइम्स वाला जो चीज थी, वो मैं दोबारा से आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी, ठीक है जी।
तो अच्छा, यहाँ तक तो हम पहुंचे थे। देखो ये क्लोज सिस्टम, ये याद रखें, क्लोज सिस्टम तो बाद में हमने इसको नाम दिया। बेसिकली ये क्लासिकल, जो इसको हम कहते हैं क्लासिकल थेरिस्ट्स और द क्लासिकल थेरीज, जो कि ब्यूरोक्रेसी की हो गई, साइंटिफिक मैनेजमेंट की हो गई, ये 1900s में शुरू हुई। टाइम पीरियड आप देखें ऐसा, चूंकि विच वाज कंड्यूसिव टू दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, यू सी। और ये प्री वॉर इराज, आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले क्या तो टाइम आपको नजर आता है। प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल के ऊपर एम्फेसिस, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि उसके बाद 30s के बाद, वंस दी यू नो दिस इज दिस वाज ओवर, द वॉर वाज ओवर, तो फिर उसके बाद समहाउ जो है वो एम्फेसिस चेंज्ड। और आपका जो, क्योंकि अगेन आपके जो ये जो फैक्ट्री वर्क था, ये तो बहुत ज़्यादा वेस्ट में ऑटोमेट हो गया था ना, बहुत ज़्यादा ऑटोमेट हो गया था। एक्चुअली मशीन्स हैड टेकन ओवर, सो देन यू नीडेड द काइंड ऑफ वर्क व्हिच मशीन्स कांट डू, राइट। तो वो उस टाइप का जो काम था, उसके लिए अप्रोप्रिएट आपको थेरीज ढूंढनी थी। तो वो जो था वो आप ह्यूमन रिलेशन सेटअप, ठीक है, जहाँ पे हमारा एम्फेसिस जो है ना वो इट्स मोर ऑन बिहेवियर। देखो, इंटरनल कोहेजन एंड टीम टीम बिल्डिंग, ठीक है। एंड यही वो टाइम है जबकि एचआर जो है एचआरएम, इट स्टार्ट्स एट दिस पर्टिकुलर टाइम। व्हाई? बिकॉज आपका जो इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया है, इट्स बिकम ब्रॉडर ब्रॉडर देन जस्ट एफिशिएंसी, बट इफेक्टिवनेस। और इफेक्टिवनेस को कैसे डिफाइन किया जा रहा है? इफेक्टिवनेस को ऑर्गेनाइजेशंस में देयर इज वर्क प्रेफरेंस एंड लॉयल्टी। शुरू में ये लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट ही था, अब तो शायद प्रोफेशनलिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट, but from an organizational point of view, it started off by understanding how, why people would prefer to work. So obviously, अगर उनका जो informal group dynamics हैं, they would be, you know, creating an impact uh, on the effectiveness of the and effectiveness defined a little broadly in terms of the long term objectives of the organization, where the people would like to uh, voluntarily contribute more to the organization with the underlying thinking, dominant thinking, that if the people working in the organization are motivated, right, and if they are uh, you know led in the right direction, then the organization will be able to achieve its goals. Okay, but having said that, efficiency is not particularly an aspect which these theories address specifically, ठीक है। efficiency को यहाँ पे kind of backseat मिल रही है। ठीक है ना जी। कॉस्ट कम से कम कंसिडर, एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, मैं भी बता रही थी जी। एग्जैक्टली, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट, यानी कॉस्ट कंसिडरेशंस एज वेल, यू नो, मेकिंग श्योर दैट देयर इज नो वेस्टेज। ये मैं वेस्टेज का टर्म बड़ा सोच समझ के यूज कर रही हूँ। इसकी जो एक नया फॉर्म है, आपने लिखा ही होगा, जो आपकी ये कंट्रोल बेस्ड सिस्टम्स हैं, इनका नया फॉर्म है, दैट इज लीन बिजनेस। वो उसके ये इसी की नई एवोल्यूशन है। इसमें ये TQM को मिक्स करके, और वो इसकी एक इवॉल्व फॉर्म है। ये यहाँ करके ना TQM को इसमें यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत उसके बहुत सारे एस्पेक्ट जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं ऑफ द क्लोज्ड एंड कंट्रोल बेस्ड सिस्टम्स। यहाँ जो मैं आपको बता रही थी, अब यहाँ बात आ गई। अब देखिए, बात ये है कि इधर जो दैट कंसर्न फॉर पीपल, ठीक है ना, नो नो डाउट हाई कंसर्न फॉर पीपल,
मौजूद है, हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड पीपल, उसको वो बिल्कुल वो ही जो है वो पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, हैविंग हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड हैविंग हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन में भी, ठीक है। सो ब्रॉडनिंग ऑफ द क्राइटेरिया, लेकिन फोकस नेवरदलेस यहाँ पे मोर फोकस्ड ऑन पीपल, इसीलिए तो उसको ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट कहते हैं, यू नो, with the understanding कि जी ठीक है, as long as the behavior of the people in the organization is positive in some aspects, that would automatically lead to the organizations being more successful and more efficient, but that is not necessarily the case, ठीक है ना, कि इसका कुछ देयर इज मच मोर फोकस। अब इसी तरह देखें, जब लीडरशिप को भी आप स्टडी करेंगे तो नेसेसरली उसका फोकस जो है वो आउटपुट के ज्यादा ह्यूमन आउटपुट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, या द ह्यूमन रिलेशन की तरफ चला जाएगा रादर देन ऑन एफिशिएंसी। और यही हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, लास्ट आपकी जो रिलेटेड थी इसके साथ, जो आपकी असाइनमेंट रिलेटेड थी ह्यूमन रिलेशन स्कूल के साथ, ठीक है, और अगेन लीडरशिप भी आई वुड से उसमें भी अगर आप देखें तो HRM जनरली सफर्स फ्रॉम दैट इशू, ठीक है, वो जो इसके कम से कम वो वाले मॉडल्स हैं जो कि यू नो इस टाइम फ्रेम के अंदर जिस किस्म की स्कॉलरशिप की जा रही थी उसमें एम्फेसिस जो था इट्स आइदर दिस और दैट, ठीक है ना, यानी कि आइदर दिस और दैट, ठीक, तो प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल और सोशलाइजेशन, ओके, एंड दैट वाज द मेन प्रॉब्लम यहाँ पे। अब आपकी जो जैसे जैसे जो है वो यू नो मोर एंड मोर कंपटीशन इज अराइजिंग, राइट। अब आप ये याद रखें कि यहाँ तक मिड 50s तक, हाँ 45 में वॉर्स आपकी दोनों खत्म हो गई, ठीक है। अब जो वॉर फ्रंट है वो है इन द मार्केट। This is important. Why you need to evolve this modern concept, or concept of a modern organization, ठीक। इसके बाद से आपको वेस्ट में कम से कम वर्ल्ड वॉर नहीं मिलती। इनफैक्ट कुछ हद तक इवन कोलैबोरेशन है बिटवीन द वेरियस पावर्स, मार्शल प्लान, इस तरह की चीजें वेस्ट के अंदर हो रही थी। मार्शल प्लान क्या था? कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप का ना, जो दिया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कि उनको हेल्प किया जाए टू रीबिल्ड। सो वंस दे डिड रीबिल्ड बाय द 1960s 50s, तो वो टाइम था ना, सारा रीबिल्डिंग का फेज था आफ्टर द टू ग्रेट वॉर्स। तो 60s तक जाके अब आपकी वॉर वाला टाइम खत्म है, और आपका जो कंपटीशन है वही सारा जो है इट्स प्रोवाइडिंग वो एग्रेसिव आपका फ्रंट बन गया है। तो यू नीड ऑल काइंड ऑफ you know an organization needs to rely on every source of advantage। अब ये चीज जो है ये एक competitive advantage के तौर पे मतलब not only the efficiency but as well as the effectiveness criteria। तो काम क्या बन जाता है? बैलेंस करना, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन के हिसाब से देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये जो कंटिजेंसी पर्सपेक्टिव है ना, इसमें है बैलेंस एंड फिट। फिट, फाइंडिंग द राइट फिट, व्हाट सूट्स यू, finding the right fit, okay। So organizations attempting to find the right fit between their own culture, between their own organizational purpose and goals and the external conditions, and over there देखिए, अभी हम इसके मॉडल्स देखते हैं, उसमें आप देखना कि कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी एक कंटिन्यूम पे रखती जाती है, विच मीन्स के जाहिर है कि जितनी ज्यादा कंट्रोल होगी उतनी कम फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है ना, कंटिन्यूम पे, रादर देन लुकिंग एट इट एज ऑपोजिट्स, putting it on a continuum। Continuum is not opposite। Continuum means that you can have little bit of both। Now how much control you will have and how much flexibility you will have,
that would depend on certain conditions, the environmental conditions, ठीक है, the environmental conditions. So इसलिए इस environment को आप जो है वो endogenize कर रहे हैं अपने मॉडल में, इससे पहले नहीं किया था। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका, कि जो आपके सिचुएशनल फैक्टर्स हैं दे आर नाउ एंडोजेनाइज्ड, ताकि इस बात को फोकस किया जाए कि ओके व्हाट आर द सिचुएशन, व्हाट इज द सिचुएशन एंड व्हाट इज द बेस्ट मैच फॉर द सिचुएशन, ओके, कंसिडरिंग ऑल दिस एज ऑप्शंस, ओके। तो ये जो इसकी फिलॉसफी देखें ये चेंज हो रही है। अब यू आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू फाइंड यू नो डू बेस्ट व्हाट इज, यहाँ पे फिलॉसफी क्या है, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर लीडिंग द पीपल एंड मोटिवेटिंग द पीपल, डू व्हाट इज अ बैलेंस्ड अप्रोच, डू व्हाट इज द राइट फिट, okay, what is the right fit with the environment given your external conditions. External conditions में आपके सारे external stakeholders आ जाएंगे, आपका client आपसे क्या चाहता है, ठीक है, internal external conditions है, market किस तरीके से behave कर रही है, ठीक हो गया, macro economic variables क्या है, मुल्क जिसके अंदर आप ऑपरेट कर रहे हो उसके macro economic realities क्या है, ठीक है, ये तो बाहर की conditions है ना। लेकिन उसके साथ देखें, इन चीजों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं जो है वो उसको चेंज नहीं कर सकती। वो क्या चीज चेंज कर सकती है? वो चीज चेंज कर सकती है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को, उसका साइज क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर किस किस्म का होगा, कित मैनेजर्स के पास कितनी डिस्क्रिशन होगी, क्या वो प्रोग्रामिंग करेंगे, क्या वो जो है वो सोशलाइजेशन और लीडरशिप की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो वो भी अपने आप को कॉन्स्टेंटली बैलेंस करते रहे, ट्राइंग टू फाइंड द राइट फिट विद द एनवायरनमेंट, ठीक। अभी ये 60s तक का कॉन्सेप्ट है और 80s तक भी यही चीज कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को एट द सेम टाइम स्टेबलाइज्ड भी रखना है लेकिन बहुत भी इनफ्लेक्सिबल नहीं हो जाना गिवन द काइंड ऑफ कंडीशंस। लेकिन अब फॉर एग्जांपल ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें मैंने आपसे पहला सवाल जो था ना पूछा था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस वाला, हाँ, तो मिलिट्री टिल द 1980s वाज थिंकिंग लाइक दैट कि भाई मिलिट्री को क्या जरूरत है ना कि वो अपने आप को इन्वॉल्व करे इन फ्लेक्सिबिलिटी, कोई जरूरत नहीं है, कंट्रोल एंड कमांड, तो इट वाज वर्किंग फॉर देम बिकॉज उनकी कंडीशंस इस किस्म की, एक्सटर्नल कंडीशंस इस किस्म की थी, उसका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर उसको सूट करता था। कल्चर ही है, उनकी हिस्ट्री है कि उन्होंने एक अपना जो यूनिट है उसको डिसिप्लिन रखना। डिसिप्लिन वाई? क्योंकि टिल दैट टाइम आपकी जो वॉर्स थी ना 1980 की दिहाई तक वेरी क्लियरली आइडेंटिफाइबल एनिमी होती थी, है ना, बड़ी क्लियरली। ये याद रखो, ये 60 से 80 तक पता है कौन सा दौर है? अच्छा, ये वो दौर है जैसे जो वेस्ट है वो कम्युनिस्ट को लड़ रहा है, भाई कम्युनिस्ट है, कोल्ड वॉर, ये मुल्क कम्युनिस्ट है, नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करना है, वियतनाम को कंट्रोल करना है, ये वो है। तो याद रखो 60s वही टाइम है, थिंक अबाउट इट, क्या है ना, ये है जी वियतनाम, बस जाके इसमें अपनी फौजें उतार दो, क्योंकि वियतनाम में जितने लोग हैं वियतनामीज वो सारे के सारे कम्युनिस्ट हैं, अमेरिका ये सोचेगा है, तो इनको जो है ना वो कंट्रोल करना है, ठीक है, दे आर द एनिमी क्लियरली। आई एम नॉट सेइंग कि वो जस्टिफाइड था इस किस्म की थिंकिंग, बट फैक्ट इज कि थिंकिंग तो यही थी ना कि क्या है, क्योंकि वाई कि एक आइडेंटिफाइबल गोल है, वेरी क्लियरली आइडेंटिफाइबल गोल, नॉट वेरी ब्रॉड, पर्टिकुलर एक जो है वो रीच करनी है आपने, एक आउटकम को रीच करना है, ठीक है। आपने एक गोल्स जो हैं वो क्या है, गोल है मेरी जो सेल है वो इतनी बढ़ानी है, ओके,
आई हैव मतलब मैं जितना जो है वो मेरा मार्केट शेयर है, मैंने अपने मार्केट शेयर को डबल करना है. ये एक्सेलेंट आइडिया है फॉर दैट काइंड ऑफ थिंकिंग. व्हेन यू आर थिंकिंग आई वांट टू डबल माय मार्केट शेयर, अगर ये आपका मिशन हो, अगर ये आपका मिशन हो, तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है. Why? Because it tells you to, in order to reach that very specific goal, you just have to find the right fit. Okay, it worked, right? और आप और ये याद रखें कि ये अप्रोच इसीलिए इतनी ज्यादा सक्सेसफुल भी है, बिकॉज इट गिव्स यू द काइंड ऑफ टैक्टिक्स. ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, इट्स द हार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इट्स गुड. और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी इस टाइम फ्रेम की, वेयर द गोल्स आर स्पेसिफिक, इवॉल्व करता है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अब वैसा नहीं है जैसा का 1960s में था. मैंने आपको बताया है, देखिए वो जितनी की थेरीज जो कि अभी भी इन देयर फॉर्म्स अप्लाई होती हैं, ओपन सिस्टम्स है, लीडरशिप है. हम आज तक लीडरशिप पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि लीडरशिप इवॉल्व हो गई भी है. इट इज गिविंग यू, same literature is giving you answers which are relevant for today's organizations as well. तो इसीलिए हम साइंटिफिक मैनेजमेंट अब कोई नहीं पढ़ता क्योंकि वो बिल्कुल रेलिवेंट. इसी तरह बिहेवियरल थेरीज पर्टिकुलरली कोई नहीं पढ़ता. मोटिवेशन थेरीज आर नॉट दैट यूजफुल एनी मोर, क्योंकि वो जितना थोड़ा बहुत जो था वो डिस्क्राइब कर सकती थी ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट को, वो कर चुकी हैं. अब उसके अंदर फर्दर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, फर्दर ग्रोथ नहीं हो रही. लेकिन जो आपका ये जो कंटिंजेंसी पर्सपेक्टिव है, इसमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पर्टिकुलरली इज समथिंग जो कि अभी भी उसमें हम देख रहे हैं. और मैं अभी आपके साथ ये डिस्कस करूंगी. जो अच्छा, ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड इसके लिए, हाउ टू टेलर. ये टेलरिंग अप्रोच है. हाउ मच एफिशिएंसी, हाउ मच इफेक्टिवनेस, हाउ मच गोल अटेनमेंट. लेकिन गोल्स की पर्टिकुलरली यहाँ पे बात नहीं हो रही. गोल्स आर वेरी स्पेसिफिक. स्ट्रेटेजी तभी बनेगी, टैक्टिक तभी बनेगी जब गोल जो है वो वेल डिफाइंड होगा. ओके, सो नोबडी इज सेइंग दैट यू डोंट हैव अ स्ट्रेटेजी, बट इट्स अब उसको इन टुडेज वर्ल्ड यू हैव टू ऐड मोर थिंग्स टू इट. उसकी रीजन ये है कि द गोल्स हैव बिकम लेस क्लियर and you have to include so many other things which were not initially considered as responsibilities of the organization initially. आजकल देखो, अब ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर प्रेशर सिर्फ ये नहीं है कि दे कैन रीच देयर टारगेट्स. ओके, उन्होंने अपने टारगेट रीच करने हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एनवायरमेंटल जो एग्जैक्टली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये देखिए ना, यहाँ पे मैंने आगे आपको बताया. सो वो बैलेंस, अब आपको बैलेंस करना है तो बैलेंस करना है इन मच मोर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट. ओके, बड़ा जरूरी है ये. आप भी याद रखो ना, लीडरशिप के अंदर भी अब द टास्क ऑफ लीडरशिप इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ओवर टाइम. और उस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डील करने के लिए उसे और फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा. बट हैविंग सेड दैट, स्ट्रेटजी का बेसिस, क्योंकि व्हाई, देखो अब मिशन कोई भी अब हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कहते हैं विजन एंड मिशन बताएं, बिकॉज इट कांट बी जस्ट आई वांट टू इंक्रीज माय मार्केट शेयर एट एनी कॉस्ट. नो नो नो, कॉस्ट की अपनी डेफिनेशन चेंज हो गई है. इट्स नॉट जस्ट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ the financial जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो या उसकी अकाउंटिंग जो उसकी कॉस्ट है, उसके बारे में हम बात नहीं करते. हम कहते हैं द कॉस्ट टू द एनवायरनमेंट, द कॉस्ट टू द सोसाइटी, रिक्वायरमेंट है ना. तो बट नेवरदलेस द होल आइडिया इज how to tailor, how to create the right kind of balance, and then understanding that efficiency and effectiveness are on a continuum. It's not either or, but it's and. So it's not closed systems or natural system. It is open system, which means what? मतलब अब यहाँ पे जो चीज हम इधर बात कर रहे हैं वो ओपन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं.
और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो कॉम्प्लेक्सिटी और केओस की बात करेंगे इन टाइम्स में। बट यहाँ पे वो है कि एटलीस्ट इसका जो अंडर करंट है ना वो ओपन सिस्टम्स है। जो मॉडर्न थेरीज हैं आपकी वो ओपन सिस्टम, यानी एक्नॉलेजिंग के यार यू नीड टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन बैलेंसिंग, ओके, इट नीड्स टू कीप ऑन चेंजिंग, ओके। और वो थेरीज जो आपकी कंपीटिंग वैल्यू थेरीज हैं वो हम आपको दिखाते हैं। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, ये क्रिटिकल एट्रीब्यूट, कॉज एंड इफेक्ट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। टीक्यूएम भी इसके अंदर आप जो है वो डाल देते हैं, क्योंकि टीक्यूएम इन इटसेल्फ इंक्लूड्स कि कॉन्स्टेंटली जो आपके क्वालिटी क्राइटेरिया हैं उनकी रिवीजन भी इसके अंदर होती रहती है, और उसको जो है वो आप बैलेंस करते रहते हैं विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। ये कस्टमर फोकस्ड अप्रोच है आप मार्केटिंग वाले पीपल, ठीक है, वो बैलेंस है उसमें भी। अब टीक्यूएम के अंदर बैलेंस है, शुरू वो नो डाउट कि उसका एफिशिएंसी से ज्यादा ताल्लुक है, लेकिन नेवरदलेस वो उसको आजकल जो है वो सबसे ज्यादा उसका लिए इम्पोर्टेंस ये है कि इस स्ट्रैटेजी की जो रिवीजन है उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, कांस्टेंट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, यही टीक्यूएम का जो है ना वो तरीका है। तो ये यहाँ पे ये भी आ जाती है। अब आप अगर इसकी ओरिएंटेशन देखो, मैं ये चीज ही आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि ये कॉन्ग्रुएंसी एंड कॉन्फ़िगरेशन, आपका जो इंटायर माइंडसेट है ना वो है हाउ टू क्रिएट द राइट कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू क्रिएट द राइट कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरमेंटल एंड कंटिंजेंसी फैक्टर्स। यही इसका मसला हो जाएगा। देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को पूरी तरीके से डिफाइन करना काफी मुश्किल काम है, और यही इसका सबसे बड़ा मसला भी है। हैविंग सेड दैट, अच्छा, अब जो स्ट्रक्चर है ये पहली दफा हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आप इसमें विजुअलाइज करेंगे। यानी इस सब को अचीव करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी को, यू कांट हैव structures which are same across the entire organization. It has to be a hybrid, which means some some departments may be organized with a flat structure, some may be more hierarchical and vertical, और इन दोनों चीजों को जो है वो एक डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर दोनों को और किया हुआ है मतलब उसको दे आर रनिंग पैरेलल साइड बाय साइड, ठीक है, so that there is at the same time vertical as well as horizontal communication, ठीक है, vertical as well as horizontal communication। अब ये याद रखें कि जैसे जैसे times are changing, ये जो vertical communication वाला concept है ना, ये it's becoming more and more the organizations believe कि उससे जो है वो ये जो formal communication है वो आउटडेटेड होती जा रही है चीज। हमारे सिस्टम में भी इट वर्क था, क्योंकि जहां भी आपको लीगल कंसिडरेशंस को कंप्लीट करना हो वहां पे वो फॉर्मल स्ट्रक्चर जरूरी होता है। और जहाँ पे भी स्टेबिलिटी इश्यूज हो वहां पे ये फॉर्मल स्ट्रक्चर बड़ा जरूरी होता है। लेकिन जो आपकी फ्लूइड नए ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए इट्स ये जो है नोटिफिकेशन निकल रहा है मसलन, थिंक अबाउट इट, ये होता है खत लिख दिया गया, पैरा N1 के जो जवाब होते हैं वो इस किस्म की, ये जो है ना ये सारी दीज आर लाइक in for the postmodern organizations, these are considered as factors which slow them down and which reduce their adaptability and their ability to completely and quickly serve the customer needs and quickly adapt to the market conditions। ये इस किस्म की थिंकिंग तो नहीं, वो तो आप देखें गूगल्स ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे कोई डेस्क वेस्क नहीं होते, देखें ना जरा उनके अंदर के स्ट्रक्चर्स जाके देखें, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहां पे वैसे टीम्स हैं of great of expert people just communicating fluidly with one another। So ये जो है यहाँ पे अभी हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स तक की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर some level of internal you see of vertical communication and vertical structures are coexisting। अब कितना वर्टिकल,
communication, कितनी horizontal communication, that is all going to deal on contingency variable. Contingency theory ये कहती है कि जी it depends, लेकिन दोनों की जरूरत है, लेकिन it depends on the conditions. ठीक है जी. उसके बाद डिजाइन जो है वो सेल्फ अडेप्टिव नहीं है बल्कि कंटिंजेंट है, और कंटिंजेंट ऑन द कंटिंजेंसी वेरिएबल्स. अभी हम इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं. अब देखें ये जो कंटिंजेंसी पर्सपेक्टिव है, व्हाट डज इट ब्रिंग, जो मैं पहले भी आपको कह रही थी, what does it bring to the management literature? It brings the concept of fit and contingency, balance. No? So this is something new. So you're not, and so what it says is कि देखें अब कोई भी नया पैराडाइम कोई नई चीज ऐड करेगा, कोई न्यू वेज ऑफ गेटिंग कंपेटिटिव एडवांटेज ऐड करेगा, तो वो यूजफुल होगा फॉर द प्रैक्टिशनर्स, और यूजफुल होगा फॉर द प्रैक्टिशनर्स तो ही उसके ऊपर जो है वो स्कॉलरशिप भी होगी. ओके अगर उसके कोई लिंक ही नहीं होगा, द वे बिजनेस इज बीइंग डन, उसका कोई लिंक नहीं होगा, उसको गाइड नहीं कर सकेगा, तो फिर इस किस्म के वो पैराडाइम्स जो हैं दे रिमेन एकेडमिक, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती. वो होते हैं जो कि नए आइडियाज के ऊपर बेस्ड होते हैं, उनको स्टिम्युलेट करते हैं. तो दिस इज अ न्यू वे ऑफ गेटिंग मोर, यू सी, competitive advantage. Not just being efficient, not just being effective and caring about worker commitment and creativity, but creating a balance between the two. Efficiency, getting to your goal in the most efficient place possible. Okay? Getting to your goal, इसमें and वाला concept आ जाता है ना, और वाली बात नहीं. ये and, making sure both the ends are within reach. It's a continuum. Okay. Effectiveness criteria क्या आ गई? अब effectiveness क्या है कि वो creating the suitability in a particular condition, right? Which is the most effective organization over here? That which is most stable. Okay. In this more paradigm, which is the classical. And then the neoclassicals will tell you the most the most successful organization is one which is the most effective in terms of motivating and retaining its workforce. Okay, and this paradigm will tell you the most effective organization is that which creates a right balance and is able to strike the right balance between its purpose, the purpose of the organization, as well as the macroeconomic conditions in which it is embedded, in the society and the environment in which it is embedded. तो ये इसके जो है ना कुछ वेरियस थेरीज हैं, इनको जरा हम थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में देख लेते हैं. यस, बहुत बिल्कुल. फ्यूचर थेरीज तो तब बनती हैं जो कि मैं बताती हूँ. अभी तो फ्यूचर थेरीज हम कर रहे हैं ना, मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, आपके साथ हम बात करेंगे ओपन इनोवेशन वगैरह, द काइंड ऑफ थिंग्स विच सम यू सी बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फ्लूइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑलरेडी अडेप्ट कर रही हैं. मसलन आपका जो ई कॉमर्स का एनवायरनमेंट है, ठीक है, आपका जो ये पूरी ऑनलाइन एक लाइफ है, साइबर वर्ल्ड है, बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब इट, साइबर वर्ल्ड, जो कि ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, और जितना नहीं भी था वो आपकी पेंडेमिक के 2 साल जो हैं उसने इसको और ज्यादा खड़ा कर दिया है, ज्यादा इसको जो है वो रेलेवेंट बना दिया है टू कॉमन पर्सन, राइट. और उसकी अपॉर्चुनिटीज और उसकी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज. They have become very clear, evident, and people have had to
adopt it, something which we couldn't have imagined. ठीक है, so it opens a whole new world. अब बात ये है कि सवाल जो आपका है कि क्या जो है वो मैनेजमेंट थिंकिंग उसके साथ इवॉल्व कर रही है, द वे द वर्ल्ड इज चेंजिंग. हाँ तो कर रही है ना, हमारे पास मॉडल मौजूद था, उसे कोई नहीं पूछ रहा था इतना ज्यादा, अब वो रेलेवेंट हो गया. क्यों? क्योंकि दुनिया बदल गई ना. मैं तो आपको बार बार यही बात बता रही हूँ कि एक से दूसरे मॉडल की तरफ इसलिए जो है वो उसकी अडेप्टेशन इसलिए बढ़ती है बिकॉज द वर्ल्ड चेंजेस, because the world conditions change a lot, and the kind of जो organizations ने जिस दुनिया में survive करना है और succeed करना है, उस दुनिया की जो requirements हैं और उस दुनिया की जो conditions हैं, इसी को हम environment कहते हैं ना, वो तब्दील हो जाती हैं. तो आपने अपनी thinking को भी उसके साथ साथ change करना है. तुम लोगों को क्यों ये सब चीजें पढ़ा रही हूँ? ताकि आपको ये बात अच्छी तरीके से पता हो कि जो भी आप थ्योरी आप अंडरस्टैंड करो तो आप रेलेवेंट रखो टू दी ओन जो आपका मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप लोग अब रह रहे हैं. ठीक है, देखें कॉन्टिंजेंसी थ्योरी का जो काम है ना, वो कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करने की कोशिश करती है. ओके, एम्बेडेड तो हमेशा एक थ्योरी हमेशा एक थिंकिंग पैटर्न होगा इन द जनरल जो उसकी एक वे ऑफ जो माइंडसेट है एक पर्टिकुलर ईरा का, वो हमेशा उसके अंदर होगा, उसमें हमेशा एम्बेडेड होगा ही होगा. कंटिंजेंसी थ्योरी है कि वो उस एनवायरनमेंट को कोशिश करती है कि डिफाइन करे. आगे आने वाली थ्योरीज ये कहती है कि नहीं भाई, एनवायरनमेंट को डिफाइन करने का कोई फायदा नहीं है. ओके, कि you bring back your focus on from let's say finding best fit to finding the way in which the for example आपका जो आपकी जो नेटवर्किंग है उसको कैसे इंप्रूव करना है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट रादर देन थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द ओनली इन टर्म्स ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन. ठीक है, तो वो जो है थोड़ा सा फोकस चेंज होगा. नोबडी सेइंग कंटिंजेंसी हैज बिकम इररेलेवेंट, वी आर नॉट सेइंग दैट, बट द फैक्ट इज कि उसके कुछ एस्पेक्ट कंटिंजेंसी अप्रोच के जहां पे कोशिश लिटरेचर सिर्फ ये कर रहा था कि वो नए से नए कंटिंजेंसी वेरिएबल्स को डिफाइन कर सके, उसकी अडेप्टेशन जरूरी है. एंड द मैनेजमेंट थ्योरी नीड्स टू फाइंड अ न्यू फोकस which is more relevant and more useful for today's organization. However, अगर आपकी organizations जो हैं वो अभी भी जो है वो उसी इरा के अंदर, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा उसको रेलेवेंट उसकी रेलेवेंसी जो है वो एक्सटर्नल कंडीशंस के लिए है, तो ठीक है. हम बहुत सारा जो हमारा स्कॉलरशिप है वो वहीं पे आके रुक जाता है कि हम वी ट्राई टू फाइंड दोज मीडिएटिंग एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल. भाई वो सारे सिचुएशनल होते हैं. एंड द पॉइंट यहाँ पे भी आप इसको पढ़ें. द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक इज कि यस, वो चीज जो है वो आपको सिचुएशनल वेरिएबल्स. हाँ, मैं आई मिस्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ें, क्योंकि उसी के अंदर से आप जो हो वो इसकी जो है वो लिमिटेशंस देख सकते हो. लेट मी गो बैक टू द. अच्छा जी, या रिस्पॉन्स टू चेंज, मेरा ख्याल में या आई मिस दिस. ये पता है रैपिड रिस्पॉन्स टू चेंज है इसमें. क्विकली यू आर एबल टू अडेप्ट क्विकली. you're not waiting कि जी वो एक बायोलॉजिकल सिस्टम से सेल्फ अडेप्ट करे ऑर्गेनिकली विच टेक्स फॉर एवर. नो, इसका मतलब है क्विक अडेप्टेशन, क्विक रिस्पॉन्स. quick response as things change, you change quickly. Okay, but that's not good enough. Why? Because यहाँ अभी
इस थिंकिंग से होता है, ठीक है जी, ये वेरिएबल्स हैं, ये मॉडरेटर्स, तो आप इनको अंडरस्टैंड करें तो इट यू विल बी एबल टू अडैप्ट क्विकली. ओके, सो ये अभी तक भी ये रिएक्टिव अप्रोच है. एक्सटर्नल ओपन सिस्टम्स, एक्सटर्नल कंडीशंस आपको जो है वो कर रही है इफेक्ट, यू अडेप्ट टू इट, यू अंडरस्टैंड कि मेरे पास ये ऑप्शंस है, स्ट्रैटेजी आपके पास में, दीज आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल टू मी एंड यू अडेप्ट क्विकली. ओके, बट इवन इफ यू अडेप्ट क्विकली, as things change, you are being reactive, you are not predicting change. ये इसका मसला है. You react to change, but you don't predict it. You're not proactive. ये वाला जो सारा कॉन्सेप्ट है ऑफ जो मैंने आपको बताया है, एक जो कोलैबोरेटिव और नेटवर्किंग वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि अगेन ये जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये देख रहे हो ना, ये अगला चीज जो है ना वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ. नो, यू जस्ट डोंट हैव टू रिएक्ट क्विकली. यहाँ पे you react quickly, you react, but you react quickly, you react gradually, you don't react, you try to, you know, you are a whole ecosystem within yourself, you don't need to react. यहाँ तो ये है ना, you react but gradually in an very organic and slow, natural way. You react, the organization reacts and reacts quickly, so that's good. It makes you a modern organization, but it doesn't really adapt you to today's conditions. You just don't react, you preempt, you come up with those, you preempt the change. और जो latest चीज है, you just don't react, you just, यहाँ तो ये ना react, यहाँ ये you preempt. यहाँ देखे मैंने क्या लिखा है, be the change. There's a difference between that. Be the change, समझते हो? इनोवेट करो यार, गेम ही बदल दो. गेम चेंजर सुना? ये जो गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है ना, ये पहले नहीं था, ये अब हमने बोलना शुरू किया है. गेम चेंजर. ठीक, गेम चेंजर हमेशा हम सीपैक के साथ करते हैं. Is CPAC different? Yes it is. Hell yes it is. I mean, कोई सोच सकता था चलो हम 1990 में चले जाते हैं, चलो सन 2000 में इवन चले जाते हैं, 2000, I mean मिलेनियम. किसी जमाने में कहते यार नया मिलेनियम आ गया, एवरीथिंग इज चेंजिंग. एट दैट टाइम कोई सोच सकता था चाइना इस तरह राइज करेगा जैसे कि? नहीं. चाइना टुक एवरीबडी ऑफ गार्ड. इसीलिए तो सारा वेस्ट G7 जो है ना, वो हिला हुआ है इस वक्त कि यार ये चाइना ने किया क्या. So you know what China is doing? It's being the change. That's important. Yeah? और जो बाकी लोग हैं वो यहाँ स्टक हैं कोलैबोरेशन में, नेटो, दिस एंड दैट. ये सब चीजें एक्सप्लेन हो रही होती हैं. एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैनेजमेंट साइंस. सॉरी, मैं जरा थोड़े ब्रॉडर टर्म्स में सोचती हूँ. आई मीन आई हैव अ PhD डिग्री इन इकोनॉमिक्स, तो मैं थोड़ा ब्रॉडर टर्म्स में मैं उसमें पॉलिटिकल कंडीशंस को भी लेके आती हूँ. और मैं आपकी क्लास के अंदर ये सारी चीजें इसलिए डिस्कस करती हूँ क्योंकि आप लोग माशाल्लाह सीनियर लोग हो. तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको कोई स्पेसिफिक चीज बताऊंगी या मैं आपके जो आप पूछ रही थी ना, आप क्लियर कर देंगी, समझा देंगी. नो वे, आई एम नॉट हियर. मैं आपको समझाने के लिए नहीं हूं, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए हूं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फॉर यू टू आस्क न्यू क्वेश्चंस, टोटली न्यू क्वेश्चंस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट. ओ भाई, बाकी सारी चीजें तो जो किताबें हैं उसमें ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं रीगर्जिटेट कर दूं आके. आई एम नॉट गोना डू दैट. फॉर हेवन सेक्स, शुड रीड इट योरसेल्फ. योर PhD स्टूडेंट्स, फॉर हेवन सेक्स, यू आर गोइंग टू गिव अ डॉक्ट्रिन. PhD स्टैंड्स फॉर डॉक्ट्रिन. ये देख लो डॉक्ट्रिन क्या चीज होती है. डॉक्ट्रिन होता है टोटली न्यू आइडियाज. वो तभी मुमकिन है जब आपका कैनवस ब्रॉड हो. ओके, so I mean I'm here to broaden your canvas. I'm not here to give you any specific answers. ना मैं दूंगी, ना मुझे जरूरत है. वो तो सारी चीजें किताब में लिखी हुई हैं. What is it we are discussing in this class जो किताब में नहीं लिखा हुआ? That is what excites me, because that is knowledge creation and that's what you guys are expected to do. खैर, हमारे सवाल का जवाब. हाँ,
देखो अगेन समझ, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये जो अप्रोच है ये आपको लेके जाएगी रिएक्टिंग टू चेंज क्विकली एंड वेरी वेल, बट you're not preempting change. That's the problem. Okay? अगर आप preempt भी कर लें, ठीक है, preempt कर लिया, पहले से आप ready हैं और अपने अपने अपनी you know once the change comes, you are there to capitalize on it. You're already ready. You don't have, आप वो time waste नहीं कर रहे उसको react करने के लिए. But that's not good enough. मैं यही तो बता रही हूँ कि अगली चीज जो आजकल की दुनिया है वो है be the change. Instead of learning to play the game, change the game. That kind of thinking. Game changer, totally game changer. है ना? तो आपने जो भी अपना जो काम करना है वो उसमें you need to think in those lines के how you are going to proposing something which is a totally new way of thinking. It's not very easy to do it. It requires you to think on totally new lines. ठीक है, मेरे हिसाब से तो मॉडल चेंज से ज्यादा हमारी जो है ना कंटेक्चुअलाइजेशन उस किस्म की रिसर्च है which can really change games. बट मैं इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहती हूँ. शुजा, I'll take your question जी. हाँ 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 हाँ, वो तो बेटा वो तो दैट इज अ बिजनेस साइकिल ना. तो बिजनेस साइकिल तो एक रियलिटी है, एक पुरानी चीज है. डिक्लाइन तो करना ही है ना. देखो ना, आप जो इकोनॉमीज के सिलसिले में ना जाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन का भी तो होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशंस का भी तो लाइफ स्पैन होता है ना. ठीक है ना, वो सो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल. लेकिन लाइफ साइकिल के लिए जरूरी तो नहीं है कि वो इट डजंट, इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस पेरिश. You have organizations which are 100 years old, more than 100 years old. So there must be something right going on over there. उसका reason ये है कि they reinvent themselves. कि जो reinvention का process है ना, ये बड़ा important है. Innovation and reinvention, ये बड़ा relevant है for marketing, by the way. How you're going to reinvent yourself. If you're an organization with a long history, then you need reinvention. मैंने आपसे मिलिट्री के बारे में पूछा था. मिलिट्री हैज रीइन्वेंटेड इटसेल्फ. इट हैज रियलाइज्ड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर. और वो मिलिट्रीज जो इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगी, दे विल बी अ थिंग ऑफ द पास्ट. ओके, तो सारी आपकी मिलिट्रीज है ना विच आर गोइंग टू रिमेन रेलेवेंट, they then also have to think change their thinking paradigms a lot, इस तरीके से. खैर, तो यहाँ मैं आपको ये चीज बताई थी जी. आपने अगर करना तो ये तो ऑब्वियसली अप्लाई करेगा ना टू ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस का भी तो लाइफ साइकिल होता है. तो रीइन्वेंशन, या सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से. और ये जो आर्टिकल है, so I'm going to first go back to this article जो हम पहले भी कर चुके हैं. Okay, hold on. या इसमें मैंने कुछ चीजें, ये अगेन वही वाली चीज जो कि खुद भी पढ़ लेना, जो चीजें ऑलरेडी गिवन मौजूद है. मेरा तो काम यहाँ पे है कि मैं आपको कुछ गाइडलाइंस ही दे दूँ. ऑलवेज रीड इट योरसेल्फ. जो मैं एग्जाम उसको जो चीज पहले मैं डिस्कस कर रही थी उसके अंदर ही इंफॉर्मेशन फिट इन कर देती हूँ. ये सारी चीजें वो पढ़ना जो मैं अभी तक डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. ठीक है, फाइंडिंग द राइट, it's a complex view of organizational design and management, one that reflects the realization that although all organizations have to address common functions, different organizations may have different emphasis and approaches. ठीक हो गया, यही चीज है ना वो फाइंडिंग द राइट बैलेंस. अच्छा जी, डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस. अच्छा, ये एक है जिसको कंपीटिंग वैल्यूज फ्रेमवर्क कहते हैं. ठीक है, ये भी देखें 80s के साथ ही रिलेटेड है. इसकी बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं. एक जो मैं क्विन और रोब्रो का जो मॉडल है वो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस्ड है. वैसे ये कंपीटिंग वैल्यूज फ्रेमवर्क एक बड़ा ही इसका
की जो है वो थियरी है कंटिजेंसी अप्रोच की। मैं क्या आपको बता रही थी, देखो स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिस्क्रिशन को इन्होंने, ये कंटिन्यूम है बेटा, जो कंटिन्यूम मैं आपको बता रही उस पर डाल दिया, ठीक है। और दूसरी साइड पे क्या है, इंटरनल फोकस एंड एक्सटर्नल फोकस, ठीक है। ये भी एक कंटिन्यूम है, डजंट मीन इंटरनल फोकस इज बेस्ट। इंटरनल फोकस का तो मतलब होगा वही क्लोज्ड सिस्टम्स विद इन, यू नो, thinking in terms of costs and all, you know, internal control. External focus, looking at what market demands, ठीक है, market external conditions. तो कोशिश ऑर्गेनाइजेशन, अब इसको करते हुए ये जो क्विन वाला मॉडल है ये अच्छा है, देखो इसमें 3 इसने डायमेंशंस बताई हैं, आई लाइक इट। अच्छा जी, ह्यूमन रिलेशंस, अच्छा ये तो डिफरेंट मॉडल्स उन्होंने बताए ना। दे फाउंड 3 वैल्यू डायमेंशन, ठीक है, that underlay these different and seemingly conflicting conceptualizations of organizational effectiveness. Organization structure, देखो 3 जो है वो चीजें वो 3 इसने 3 सिचुएशनल फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट किया मॉडल में, क्या, organizational structure, organizational focus, means and ends continuum. So these 3 things have been adopted in here, ठीक है। तो ठीक है, और इसके बेसिस के ऊपर इसने जो है वो बनाए हैं ये 4 पॉसिबल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एंड देन ये देखे ना, एक तरफ ये मीन्स एंड एंड्स ये यहाँ पे ले आया है, मीन्स एंड एंड्स इधर ले आया है, और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल फोकस ये एक्स एक्सिस के ऊपर ले आया है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये वाई एक्सिस के ऊपर ले आया है। अब वो कहता क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ फिट इन करें, विच मीन्स जो कि जिसको ये इंटरनल प्रोसेस मॉडल को फॉलो करना अगर आपने है, तो आपके पास जो है वो क्या आएगी, स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी और टाइमलीनेस। टाइमलीनेस इसमें शायद अगर आप ऐड करना चाहें तो कॉस्ट रिडक्शन भी आ सकता है, ठीक है ना। ये वो सारी चीजें हैं। इसमें क्या चीज, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड डिसीजन मेकिंग, फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर, अगर ये चीजें अडॉप्ट करेंगे तो ये फायदे हासिल होंगे आप। ओके, नाउ या if you want stability, adopt these means, which means get internal focus and more control, and for that then have this kind of structure, ये बताया। So it's a very workable kind of approach. अगर आपको ये चीजें चाहिए तो ये स्ट्रक्चर अडैप्ट करें, अगर आपको ये चीजें चाहिए, मोरल, कोहेजन, टीम वर्क, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो ह्यूमन रिलेशन मॉडल है मैं बता चुकी हूँ ना आपको, पहले तो इन्होंने इस दोनों मॉडल्स को इसमें फिट किया, तो ये करो, पार्टिसिपेशन, अच्छा लीडरशिप बाय द वे इसमें आएगा, लीडरशिप इसमें आएगा, ठीक हो गया। अगर आपको ऐसा चाहिए जो कि एक मार्केट फोकस्ड हो, जहां पे आपको ज्यादा जो है ना वो मार्केट के ऊपर या एक्सटर्नल कंडीशंस आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल हो, एक्सटर्नल पोजीशनिंग, प्रोडक्टिविटी, गोल अचीवमेंट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ना ऑन इंटरनल फोकस यहाँ पे भी है, विच मीन्स कि आप जो है वो एक उस स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, लेकिन दैट विच इज मोर लुकिंग टूवर्ड्स अडेप्टिंग टू द एक्सटर्नल मार्केट कंडीशंस, ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, एक्सटर्नल पोजिशनिंग, यानी ये सारी वो पोजिशनिंग मार्केटिंग का टर्म है, पोजिशनिंग के ऊपर करेंगे। पोजिशनिंग का क्या मतलब होता है, मेरे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, पोजिशनिंग का ये मतलब होता है आपने आपकी फोकस करेंगे अपने कंपेटिटर के उसके ऊपर, आप फोकस करेंगे डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक ये चीज आपको लेके जाती है बेसिकली, यहाँ तक ये अच्छा आपको डिस्क्राइब करते हैं कि अपने और ज्यादा देखो गोल क्लैरिफिकेशन, क्या मैं शुरू में भी ये आपको ये बात कर रही थी, स्पेसिफिक गोल्स, यहाँ तक कि आपकी जो अप्रोच है ना ये आपको ये वाली हेल्प करती है टू है, यू नो,
गोल क्लैरिफिकेशन में, एक्सटर्नल पोजिशनिंग में, डायरेक्शन में, अचीवमेंट ऑफ मेजरेबल गोल्स, बताया था ना आपको। ये बाकी जो लिटरेचर है कंटिंजेंसी का, वो आपको ये रैशनल गोल्स मॉडल तक आपको लेके जाता है। अब आप आखिरी चीज पे आ जाओ जो एडहोक्रेसी है, ओपन सिस्टम्स मॉडल। इट्स नॉट जस्ट ओपन बट अडैप्टिव सिस्टम्स मॉडल, ठीक है, एंड मोर टुवर्ड्स द मॉडल विच इज द केओस मॉडल। ओपन सिस्टम से भी ज्यादा केओस और कंटिंजेंसी, केओस एंड कंटिंजेंसी। वहां पे आप क्या चाहते हैं? कटिंग एज आउटपुट, ग्रोथ एंड एक्सटर्नल सपोर्ट, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन। अगर आप ये चाहते हैं तो फिर आपको ये चीज जो है ना, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, विच इज व्हाट, कमिटमेंट टू एक्सपेरिमेंटेशन, कॉन्स्टेंटली ट्राई न्यू थिंग्स, कमिटमेंट टू एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक्सपेरिमेंट की एक बात मैं आपको बता देती हूँ, एक्सपेरिमेंट ज्यादातर फेल होते हैं, कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की, ठीक है। सक्सेस क्राइटेरिया बाय द वे इन टुडेज वर्ल्ड, जो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप में भी, बाय द वे इसका बहुत बड़ा, ये जो एडहोक्रेसी है ना, इसका लिंक है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, क्योंकि वही वो मॉडल है जो कि आपको सही क्रिएटिविटी प्रोवाइड करती है। और आजकल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है ना, वो भी एंटरप्रेन्योर्स को मिलती है। बाय द वे ऑर्गेनाइजेशनल एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं, मींस सिटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू आर वेरी एक्सपेरिमेंटल, हो सकता है एज पॉसिबल, उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते, लेकिन माइंडसेट क्या है? Keep trying new things. Does that allow you to reach specific goals? It does not. It doesn't. Again, hybrid organizations हो सकती हैं, large organizations हैं, तो उसका obviously जो manufacturing वाला department है, वो एक तरीके से स्ट्रक्चर हुआ होगा, R&D वाला एक और तरीके से स्ट्रक्चर हुआ होगा। ये भी मुमकिन है, within the same organization you have certain departments which are, you know, operating under the ये जो मॉडल है उसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आपको नजर आए। अंडर द सेम मॉडल आप लोग जो है वो प्रोसेस मॉडल फॉलो कर रही हो। मैं आगे आपको लेके जाती हूँ, एग्जैक्टली यही बात कर रहा है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन आल्सो फॉर्म दिस डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। लेकिन इसका फायदा देखें अप्रोच का क्या है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसको इसीलिए उसमें मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है कि ये आपको एग्जैक्टली बता रहा है कि ओके, यू वांट दिस, डू दिस, you want this, you do this. Now this is not one best way, but it is giving you an array of good outcomes, okay? So it's not one best way. Now ये वाला जो मॉडल है, जो प्योरली आपका ह्यूमन रिलेशंस मॉडल था, वो आपको कोई भी बेस्ट वे नहीं बताता था, ओके। सो फॉर टैक्टिकल पर्पसेस उसमें बहुत लिमिटेड जो थी वो कैपेसिटी थी। ये टैक्टिकल पर्पसेस के लिए आपको रेंज ऑफ ऑप्शंस देता है, ओके, रेंज ऑफ ऑप्शंस, दैट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन, ओके। सो यस, इट गाइड्स द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अ लिटिल बेटर एंड इट हेल्प्स टू अडैप्ट। वन बेस्ट वे, ये बिल्कुल ये वन बेस्ट वे नहीं है, ये है फाइंडिंग द राइट फिट। सो रेंज ऑफ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, जिसके अंदर से फिर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो गिवन इट्स सर्कमस्टेंसेस वो उसमें से चूज कर सके। ये जो मॉडल है ये है वैसे बाय द वे लॉरेंस एंड रॉश को किसी वक्त करना देखना, ये लॉरेंस एंड रॉश ने किया था, कंटिंजेंसी थ्योरी का जो नाम उसने किया था वो लॉरेंस एंड रॉश ने किया था। वो और उन्होंने जो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो कि लिंक्ड हैं विद द नेचुरल सिस्टम्स, ठीक है ना, बायोलॉजिकल या नेचुरल सिस्टम्स, उनको जो डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया वो लॉरेंस एंड लॉश ने ही किया है। और उन्होंने कंटिंजेंसी थ्योरी का ही नाम जो है ये 1960s में देखें, इसीलिए मैंने 60s वाले ईरा में इसको डाला है। अच्छा, क्या देयर इज नो वन बेस्ट वे, मैं आपको यही बता रही हूँ ना, ये वर्ड इसके हैं, देयर इज नो वन बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट बदलता रहता है, इसलिए वन बेस्ट वे नहीं हो सकता। Even if not all ways of organizing are equally effective at one point in time. So there needs to be a realization, ये जो है ना, ये realization create करती है between among managers that although there is no one best way, but there are, you know, different options available which might become more effective as the conditions change.
It also means that expansion of organizational diversity will likely continue, accelerated by growing availability of technological development that increases the rate, word to word, range of options. मैंने ये याद नहीं किया हुआ था, range of options. ये जो diversity है, ये इसको सूट करती है. क्यों? क्योंकि it helps you to find the range of options. अच्छा, specific measures जो हैं वो इसमें भी, इस आर्टिकल में भी डिस्कस हैं और यहाँ पे भी देखो डिस्कस्ड हैं. ओके, थॉमसन का फॉर एग्जांपल इसने बताया कि थॉमसन ने कैसे ये रेंज ऑफ जो है वो रेंज ऑफ ऑप्शंस किस तरह डिस्कस किए हैं. उसने कहा है कि ये 3 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स के हिसाब से रेंज ऑफ ऑप्शंस देखते हैं. मसलन द टेक्निकल लेवल, द मैनेजरियल लेवल और इंस्टीट्यूशनल लेवल. वो कहता है तीनों के लिए डिफरेंट टाइप्स चाहिए. सो ओवर देयर द कंटिंजेंसी वेरिएबल इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. बहुत सारे और यूज हुए हैं. साइज हो गया, यू नो, ये जो सारी चीजें, स्ट्रक्चर हो गया, साइज हो गया, कम्युनिकेशन स्टाइल हो गया, कल्चर हो गया. जो थॉमसन ने डिस्कस किया है 1967 का, जो इसने जिक्र किया है, वो क्या कहता है कि कॉन्टिजेंसी वेरिएबल क्या है? लेवल. क्या लिखा है? ये एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ. यू कैन फाइंड मेनी. और कॉन्टिजेंसी थ्योरी का इशू ये है, जितनी बेतहाशा लिटरेचर है और हर लिटरेचर, हर फॉर्म ऑफ लिटरेचर एक पर्टिकुलर कॉन्टिजेंसी वेरिएबल को पिकअप कर लेता है और उसके ऊपर जो है ना वो शुरू हो जाता है. कॉन्सेप्ट वही है, फाइंडिंग द राइट फिट. अब थॉमसन जो है उसने कॉन्टिजेंसी वेरिएबल फॉर एग्जांपल इधर कौन सा ले लिया? लेवल. Organizations with routine production processes might attempt to seal off the technical level, protecting it from external uncertainties to the extent possible. यानी कि जो रैशनल या क्लोज सिस्टम है वो इनके हिसाब से टेक्निकल लेवल को बहुत सूट करता है. उनको कोई जरूरत नहीं है मार्केट की कंडीशंस को जानने की, बस अपना काम करें. दे आर प्रोडक्शन, तो वो उसी तरह काम करें. Thus, the rational systems perspective would be most relevant to this level. At the other extreme, the open systems perspective or organizational effectiveness would most apply to institutional level in most organizations. इसी तरह जो आपका ओपन सिस्टम वाला है, ओपन सिस्टम्स थिंकिंग, वो इंस्टीट्यूशनल लेवल को जो है वो होती है, ज्यादा सूट करती है. क्यों? क्योंकि at that level then जो आपका फोकस है, it should not be internal focused, it should be external focused, more market focused. At the same time, instead of control, there needs to be more flexibility and discretion instead of control. अच्छा, मैं आपको बताती हूँ. अच्छा जी, हमारे आज वो नहीं है कोई भी, we don't have the फाइनेंस वाले लोग नहीं है आज. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का किसी ने सुना है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो सुना होगा ना. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है बिहेवियरल फाइनेंस का एक हिस्सा. अच्छा जी, हमारे फाइनेंस वाले साहब आज आए नहीं, वरना मैं उनके साथ ये बात करती. हाँ जी, फाइनेंस वाले साहब, ये दिस इज फॉर यू. ओके, आपको समझा रही हूँ. बिहेवियरल फाइनेंस आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात आपने की है, ठीक है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आप डिफाइन करते हो कि जो बोर्ड स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा. बोर्ड स्ट्रक्चर कैसा होगा? अच्छा जी, बोर्ड स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज जब आपके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो ही सारे बोर्ड मेंबर्स ना हो. है कि नहीं? वो किस लिए? क्योंकि एट दैट लेवल यू नीड लेस कंट्रोल. क्योंकि अगर बोर्ड को भी एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने ही कंट्रोल करना है, तो उसके नए आइडियाज कैसे आएंगे? वो तो जिस तरीके से चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे. वो तो जो उनके स्पेसिफिक गोल्स हैं, जो उन्होंने अचीव करने हैं, वो उनको अचीव करने के लिए कुछ भी करेंगे. तो विजन और मिशन कहाँ गया? है कि नहीं? विजन एंड मिशन तो अब ब्रॉडर होता है ना. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, इट्स मोर देन दैट. विजन एंड मिशन इज मोर देन दैट. तो उस विजन एंड मिशन को हासिल करने के लिए व्हाट डू यू नीड? यू नीड लेस कंट्रोल, राइट. तो ये जो थॉमसन है, ये इंटरेस्टिंग इसकी एक ऑब्जर्वेशन है. क्या
ये इंस्टीट्यूशनल लेवल मीन्स टॉप लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल यहाँ मुराद ये है बिल्कुल एट द हाईएस्ट लेवल, ठीक है, नॉट मिडिल मैनेजमेंट, टेक्निकल लेवल, ठीक है, द लोअर मैनेजमेंट, मैनेजरियल लेवल, द मिडिल मैनेजमेंट, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, ठीक है। तो वो कहते हैं हर चीज फिट करना पड़ेगा आपको स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली, और इस फिर इन्हीं के हिसाब से फिर वही जो बिहेवियरल अप्रोचेस के अंदर हमने मेजरमेंट टेक्निक्स अडॉप्ट की थी, मेनी टाइम्स द सेम टेक्निक्स आर अडॉप्टेड टू वेरीफाई देन दीज काइंड ऑफ थियरीज, ठीक है, ओके। और एक और चीज जो मैं आपको बताऊं वो ये कि जो इसके वर्जन्स कौन कौन से हैं, ये मैंने आपको एक और चीज ये बताई थी कि कॉन्टिजेंसी अप्रोच को डिस्क्राइब करने के लिए एक अच्छा तरीका है टू लुक एट इट लाइक having tailored models again the most balanced and best fit models. तो उसके अंदर एक ये है critical attribute models, part of the contingency theory literature tries to find critical attributes, ठीक है, a tailored critical attribute model that is developed by determining an organization's most important performance dimensions and the associated critical attributes for achieving mission and objective, ठीक है। What are the critical attributes which lead to an organization's performance? ये याद रखें कि यूजुअली जो मॉडल्स बनते हैं ना अंडर द कंटिजेंसी अप्रोच, उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, देखा होगा आपने भी, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एचआर का जो मॉडल है, ठीक है, वो उसके अंदर ऑर्गेनाइज इवन मार्केटिंग की जो परफॉर्मेंस है, कोई ना कोई मार्केटिंग गोल्स, मार्केट शेयर, अच्छा, अगेन वो है परफॉर्मेंस मेजर ही है। अच्छा, दूसरी चीज ब्रांड लॉयल्टी, वो भी तो एक परफॉर्मेंस मेजर ही है ना, ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ मेजर, ठीक, तो उसके साथ रिलेट किया होता है। व्हाट आर द क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स needed to get a particular to a goal, ठीक है। ये कॉज एंड इफेक्ट मॉडल भी है, यही कौन कौन से, और दूसरी चीज क्या कि वो जो आप लोग डालते हो ना बीच में मीडिएटिंग वेरिएबल्स, so what are the strategy required, ये strategy models उसी से हैं, differ from cause and effect models by focusing less on operational cause and effect than on future strategy. ये future strategy focused जो models हैं आपके कि next अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक, फ्यूचर स्ट्रैटेजी मॉडल्स ये है, लेकिन हम यूजुअली कॉज एंड इफेक्ट मॉडल्स देख रहे होते हैं, ठीक है, क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स एंड कॉज एंड इफेक्ट्स, जो यूजुअली जो आप मीडिएटर्स मॉडरेटर्स वगैरह बनाते हैं ना, ये दोनों है। स्ट्रैटेजी फोकस मॉडल्स बड़े कम होते हैं वैसे हमारे, ये क्योंकि ये थ्योरेटिकल मॉडल्स होंगे आपके, क्योंकि क्लियरली बता रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट नहीं कर रहे, आप कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं फाइंड कर रहे, आप स्ट्रैटेजी फोकस्ड कर रहे हैं। याद रखो स्ट्रैटेजी फोकस्ड मॉडल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक, हमारी रिसर्च ये नहीं करती, ये बहुत ग्रे एरिया है ऑफ रिसर्च इन पाकिस्तान। केस स्टडी पाकिस्तान रेलवे, क्यों नहीं कोई स्टडी कर सकता, क्यों नहीं कर सकते, क्या इतना बड़ा इशू है, उसका जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो कितना बड़ा इशू है, नहीं, हमें ये यार आसानी से जो है ना जाएं हम जाके एक थ्योरी को हम स्टडी कर लें, which is good, not a problem, but equally important could be कि आप स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लो ना, किसी एक पर्टिकुलर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लो, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, दैट्स द काइंड ऑफ वर्क व्हिच इज डन। वापडा, आईपीपीज, ग्रेट, बहुत अच्छा, कर सकते हैं। क्या होगा फॉर एग्जांपल इस केस में, लेट्स सी किस किस्म की केस स्टडी होगी। Taylor's strategy model that differ from cause and effect model by focusing less on operational causes and effect logic than on future strategy. Strategy is seen as the critical driver that determines what the organization should focus on and how its attributes need to change to help the organization
अचीव इट्स फ्यूचर डिजायर्ड गोल। ये कैपलन एंड नॉर्टन का बैलेंस स्कोर कार्ड आपने देखा होगा, ये जो सारे के सारे आप लोग हो ये HRM वाले, ये बैलेंस स्कोर कार्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये जो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन मॉनिटर का पूरा फ्रेमवर्क है। ये तो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई होगा ना, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई होगा, ठीक हो गया ना। तो इसकी एप्लीकेशन या कंस्ट्रक्टिंग समथिंग लाइक दैट इन फ्यूचर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रोबेबली या तो पाकिस्तानी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये याद रखें कि ये भी एक जो है ये एक वेरी फर्टाइल लाइन ऑफ थिंकिंग हो सकती है फॉर PhD स्टूडेंट्स। हैविंग सेड दैट, मैं सवाल आपसे ये नहीं पूछ रही, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज, सवाल मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि फायदे नुकसानात क्या है, ठीक है। ये जो है ये दोनों एस्पेक्ट्स ये ज्यादा फोकस नहीं करेंगे ऑन स्ट्रैटेजी, और जो स्ट्रैटेजी पर डिस्कस करेंगे वो वैलिडेशन मॉडल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो बोथ साइड्स ये वैलिडेट करेंगे आपकी थ्योरी को, ट्रू, हाँ, बट ये जो होगा ये फिर एक स्ट्रैटेजी आपकी क्रिएट करेगा जो कि आपकी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। और आखिरी चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है ये, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, खासतौर पे आप बच्चे जो मार्केटिंग वाले बच्चे हैं उसमें इसमें बहुत सारी इसमें इंसाइट्स हैं, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ना बहुत सारी इंसाइट्स हैं जो आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी उसके साथ ये बहुत ज्यादा जो है ना ये रिलेट करेगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के साथ बहुत हद तक रिलेट करेगा। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल्स, ये जिस सन का लिखा हुआ है उसमें ही जो है ना ये जिथमल जो भी है, कार्ल जिथमल, ये इसका बहुत ज्यादा काम है कॉन्टिजेंसी थ्योरी के ऊपर, बहुत ज्यादा काम है इसका, ठीक है। लेकिन अगेन इसके अगर आप देखो इसका ये डेटेड होगा जरा, नॉट नॉट इन टुडेज, कोई बिल्कुल इसका ना करंट नहीं है ये, क्योंकि अगेन जो मैं आपको बता रही हूँ कि कंटिजेंट जो ये जो थ्योरी है ये पुरानी है, तो जाहिर है उसके आपको लिटरेचर भी जो है वो थोड़ा सा पुराना ही मिलेगा। जी होगा, जी जी, पैरासमोन, हाँ। देखिए ना ये मार्केटिंग, इट्स फाउंडेशन एंड रेलेवेंस टू थ्योरी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन मार्केटिंग, लेकिन इट्स नॉट के जो उसका एस्पेक्ट कंटिजेंसी वाला है वो सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, वो आपको जनरली कॉन्टूर्स ऑफ द कॉन्टिजेंसी अप्रोच बता रहा है, ठीक है, कि इसकी थ्योरेटिकल फाउंडेशंस और इसके अंदर जो आपके जो कुछ इसमें लिखा हुआ है इसके थ्योरेटिकल फाउंडेशन उसको रिलेट करना, जो मैंने इसको जिस्ट आपको दी है ऑफ कंटिजेंसी इन दी जो आपके पैराडाइम्स वाला है आपको उसमें मिल जाएगा। एडेप्टेशन एंड इक्विफाइनलिटी, इक्विफाइनलिटी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था इन द सिस्टम्स अप्रोच, ओपन सिस्टम्स अप्रोच में इक्विफाइनलिटी बताया था कि कोई एक फाइनल आउटकम नहीं, नॉट वन बेस्ट वे, उसको इक्विफाइनलिटी भी कह सकते हैं। उसको मार्केटिंग लिटरेचर के साथ जो है ना वो देखो जी, identifying contingency variables that distinguish between context, grouping similar context based on contingency variables, determining the most effective internal organizational designs or responses in each major group, ठीक है। So this is the contribution, this is exactly what the contingency approach does, it focuses on these three parts। कौन कौन से थ्री पार्ट्स हैं? ओके, अच्छा जी, ये तीन हिस्से हैं इसके।
Identifying important contingency variables that distinguish between contexts. अब contingency variables क्या है? Usually exogenous to the focal, ये exogenous variables हैं. Okay? In response, देखिए ये वो exogenous, अच्छा मैं बताती हूँ. Exogenous variables जो होते हैं ना, वो किसी भी मॉडल में आप इंट्रोड्यूस करते हैं एज मॉडरेटर्स. ये याद रखना, जो मॉडरेटर्स होते हैं वो एक्सोजेनस वेरिएबल्स होने चाहिए. वही कंटिंजेंसी वेरिएबल्स भी होते हैं, मॉडरेटर्स. अब आपको अगर मॉडरेशन समझ में आती है ना, तो ये कंटिंजेंसी थ्योरी समझना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. क्या ये सेट ऑफ कंडीशंस है, इससे ये आउटकम होगा, प्रोवाइडेड certain other variables are happening at the same time. Moderate करते हैं, change करते हैं. This is the nature of relationship, but it can change if this particular factor changes. ये moderators होते हैं सारे, जो कि इसमें आप को ऐड कर रहे होते हैं. ठीक है, ये response variables and performance variables. Contingency variables are the moderators. Response variables are your independent variables, and performance variables are your dependent variables, basically. इनको आप पता है, आप इनको पता क्या कहोगे? आप इसको जो भी है ना, वो उसको ऐड अप करोगे. हाँ जी, बिल्कुल. कॉन्टिजेंसी वेरिएबल इस केस में जो है ना, वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, इस किस्म की चीजें. परफॉर्मेंस तो रिस्पॉन्स वेरिएबल है, लेकिन आपकी कॉन्टिजेंसी वेरिएबल जो है वो जेंडर, डाइवर्सिटी वेरिएबल्स डाल सकते हैं. डाइवर्सिटी वेरिएबल्स जो है वो इसके अंदर इस तरीके से डाल सकते हैं. ये कंटिजेंसी वेरिएबल्स होंगे, नॉट कंट्रोल. कंट्रोल इज समथिंग एल्स, कंटिजेंसी इज समथिंग एल्स. कंट्रोल वेरिएबल्स तो रिस्पांस वेरिएबल्स का हिस्सा होते हैं. अच्छा जी, तो कंटिजेंसी वेरिएबल्स किस किस्म के हो सकते हैं? ओके, मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजी, स्टेबल वर्सेस चेंजिंग. ठीक है, फिर उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन, फिर आपकी टास्क एनवायरनमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटिजेंसी वेरिएबल है, कहीं और भी पड़ा हुआ है. टास्क एनवायरनमेंट, अनसर्टेनिटी, लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, रिस्क जिसको कह सकते हैं. स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइफ साइकिल, इंटरेस्टिंग कंटिजेंसी वेरिएबल. हाँ जी, कंपेटिटिव फोर्सेस, इंडस्ट्री कंडीशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल. ठीक है, एनवायरमेंटल जो है, जैसे भी उसको करें डायमेंशंस. लीडर मेंबर, हाँ जी, ये देखें, बाय द वे चेक करें, कंटिजेंसी वेरिएबल्स में लीडर मेंबर रिलेशन जो है, इट्स कंसिडर्ड एज अ कंटिजेंसी वेरिएबल. ओके, कंटिजेंसी वेरिएबल. सबऑर्डिनेट नीड्स and decision situation characteristics. LMS can be a contingency variable. It modifies the way the relationship affects outcomes. Okay, it modifies the way relationship would change outcomes. Okay, so ये देखें, ये यहाँ भी इन्होंने वही चीज दिखाई हुई है, जो कि जो है वो आपकी कंपीटिंग वैल्यूज फ्रेमवर्क का एक और फॉर्म है ये कंपीटिंग वैल्यूज फ्रेमवर्क ही, ये याद रखें. ठीक है, और ये मार्केटिंग के साथ कैसे रिलेटेड है वो यहाँ पे उन्होंने बताया है. ठीक है, ये जरा हम गौर से देखते हैं. द कंटिजेंसी अप्रोच इन स्ट्रैटेजी लिटरेचर, क्योंकि मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी का भी कहा है. The contingency approach in strategy literature holds that appropriateness of different strategies are contingent on competitive settings of the business. The competitive setting is typically defined in terms of environmental and or organizational contingencies, as evidenced by the following research thrusts.
The appropriateness of pursuing alternative strategies under various environmental contingencies. For example, strategies for competing in stagnant industries, declining industries, hostile environments, fragmented and declining industries, different stage of the product's life cycle. ठीक है? So appropriateness of different strategies. ठीक है? ये एक form of literature है. Appropriateness of pursuing alternative strategies under various organizational contingencies. Organizational contingencies का मतलब low market share firms. Okay? Market leaders. Okay? How market leaders are going to react given or the kind of the जो performance है usko for market leaders performance criteria are going to be different as compared to those which are not market leading firms. तो ये contingency variables है ना which places in organizations. The appropriateness of pursuing alternative strategies under various environmental and organization. High growth markets, ठीक है? High growth markets, low growth markets. अच्छा जी, international markets. ये सारे के सारे contingency variables आ जाएंगे, which means के वही strategies जो local market में आप कर सकते हैं, वो global market में useful नहीं होंगी. तो the stream of literature which is particularly focused on the way an organization performs in a global market, वो context specific है, जहां पे आप global market conditions को define करेंगे. ओके अब किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं? ग्लोबल मार्केट की कंडीशंस को और अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं. तो अभी तक जो सवाल मैंने भी आपसे पूछे हैं उसमें मैं अलाइनमेंट की बात करती हूँ. इट्स इजियर टू विजुअलाइज दैट अलाइनमेंट. और जैसे ही आप अलाइनमेंट की बात करेंगे याद रखें कि आपका मॉडल वही बनेगा कंटिंजेंसी फ्रेमवर्क. ठीक है, अप्रोच वही बनेगी, अप्रोच वही बनेगी अलाइनमेंट के लिए. अच्छा जी, इसकी रेलेवेंस भी देख लें. ओके अब हम इसके एंड तक जाएंगे. ठीक है, ये मार्केटिंग स्पेसिफिक उन्होंने कुछ बात की है, इसको आप पढ़ें. जो मार्केटिंग वाले लोग हैं गुड आइडिया आपको देंगे कि व्हाट एग्जैक्टली चेंजेस. ग्रुपिंग ऑफ कंटिंजेंसी वेरिएबल्स. अच्छा, द कंटिंजेंसी अप्रोच हैज बीन क्रिटिसाइज्ड. अच्छा अब इसकी कुछ है इररेलेवेंट, कुछ इसमें देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम्स क्या है. जो मैं आपको सबसे पहले कह रही थी, problems are associated with multiplicity of contingency variables can also be handled first by identifying all relevant factors, grouping the factors into broad categories, eliminating highly interrelated variables and empirically prioritizing remaining variables. Very important. इस किस्म की रिसर्च में खासतौर पे जब आप करते हो बहुत सारे मैंने देखा है कि जो मीडिएटिंग वेरिएबल्स होते हैं कंसेप्चुअली उसमें और एंड लास्ट वेरिएबल में कोई खास फर्क ही नहीं समझ में आ रहा होता लोगों को. थ्योरेटिकली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, लेकिन प्रैक्टिकली उनका कोई मतलब नहीं होता. तो उनको ग्रुपिंग करके ऐसे वेरिएबल्स लेके आए विच आर प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली डिफरेंट. बट ये जो अप्रोच है ये बहुत ज्यादा सफर करती है. टू मेनी वेरिएबल्स and many times the research identifies variables which are so similar but academically उसको justify कर लिया जाता है as a new variable. What actually constitutes as a new variable? That's important. बहुत दफा हम मार्केटिंग रिसर्च में ऐसे वेरिएबल्स डाल रहे होते हैं ब्रांड लॉयल्टी से पहले जो कि ब्रांड लॉयल्टी होता है तकरीबन, उसकी एक डायमेंशन वही होता है जो कि इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है. तो हाउ इज इट दैट डिफरेंट? वो कहते हैं ग्रुपिंग करें, उसकी grouping करें and put it into so that they are actually independent and not correlated. For encouraging development, ये इसकी एक बहुत बड़ी criticism है that the contingency approach has been criticized for encouraging the development of different contingency factors to represent the same phenomena. ये problem. फिर एक और problem. The number of levels for contingency variables can be an arbitrary decision. किधर प्लेस करना है? आप उन्हीं वेरिएबल्स को मॉडरेटर डाल दो
या डाल दो इंडिपेंडेंट डाल दो, या इवन आप मीडिएटर डाल दो, हर चीज का रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं? ये प्रॉब्लम है ना, कि जब आप समझ ये नहीं आ रही होती कि वेरिएबल्स जो है क्या वो कंटिंजेंसी है, आधे एक्सोजेनस और आधे एंडोजेनस। अगर तो वो एंडोजेनस होंगे तो आप उसको मीडिएटिंग कंसिडर करोगे, अगर वो एक्सोजेनस होंगे तो आप उसको मॉडरेटर कंसिडर करोगे। अब इन एनी केस जब आप मॉडल में टेस्ट करेंगे तो कहीं भी डालेंगे तो वो उसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। इसका तरीका है, ठीक है। Many of the early contingency frameworks use simple dichotomies that were difficult to justify. Centralized versus decentralized वगैरह वगैरह, routine versus non-routine. Some critics argue that simple dichotomous yields as much variation within the context as between contexts. ठीक है, तो when the देखें, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट्स है ना, either it becomes too complex or it becomes too simple. So that's an issue. What's the way around it? The way around it is to have a very strong theory, because if you don't do that, you will fall into this trap of too many variables which are conceptually very similar, which are near replicas of one another. So what are you discovering? Nothing. A practical person would say, हमें तो ये एक ही चीज लग रही है. What's the difference? So that जो उसका theory base है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है ना वो grouping करें और actually different variables हों, उसको define करना आसान है. Deterministic view of organizational context, ये एक और इसका बहुत बड़ा problem है. Most contingency theories assume that the context or environment in which organizations operate are fixed and outside the control of the organization. वही बात मैं जो आपसे कर रही थी. Okay? Change is considered something which is outside the influence of the organization. Whatever is happening outside the organization, the organization can only react to it. इसलिए ये reactive approach आपको suggest करती है. हालांकि proactive approach भी हो सकती है, preempting it, changing it to some extent. ठीक है, ये outcome models हैं, process models नहीं है usually. आउटकम मॉडल्स हैं ये. इनके जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं वो डायनामिक मॉडल्स भी बनते हैं. यूजुअली जो आप मॉडल्स टेस्ट कर रहे होते हो ना, वो होते स्टैटिक मॉडल्स. जो हम फ्रेमवर्क बना के और बड़े उसको पब्लिश करा रहे होते हैं ना, वो स्टैटिक मॉडल्स होते हैं सारे के सारे, वो डायनामिक नहीं है. क्योंकि ये नहीं वो बताते कि एज थिंग्स चेंज ये किस तरह मॉडल चेंज होगा. दे डोंट. हम सारा का सारा जो काम कर रहे हैं, हमारा जो जो डाटा होता है वो कौन सा होता है? वो होता है स्नैपशॉट, वन स्नैपशॉट इन टाइम. जी, कॉस्ट फ्रैक्शनल डाटा मोस्ट ऑफ द टाइम. लॉन्गिट्यूडनल डाटा तो नहीं कर रहा है. डायनामिक के लिए तो यू नीड काइंड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल डाटा, और लॉन्गिट्यूडनल डाटा यूजुअली ये सपोर्ट ही नहीं करते इस किस्म के फ्रेमवर्क्स. ठीक है, तो फ्रेमवर्क्स जो है वो उसमें आप वेरिएबल्स तो फेंकते चले जाते हैं, ऐड करते चले जाते हैं. कॉन्टिंजेंसी थ्योरी का मसला ही है, यू कीप ऑन एडिंग, मेकिंग इट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, एंड येट इट रिमेन्स स्टैटिक. तो यू नीड डायनामिक मॉडल्स. ठीक है, ये भी इसकी एक क्रिटिसिज्म है दैट इट्स नॉट डायनामिक. इधर एक chaos एंड आपकी जो है जो complexity, वो है dynamic models. Chaos complexity models are dynamic models, difficult to understand based on big data. कोशिश करो, मुश्किल बहुत है. Imagine, क्योंकि again and then again linking it to theory will become very difficult. नहीं, बात वो नहीं है. बात ये है कि आपका तो फ्रेमवर्क ही जो है वो स्टैटिक फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हैं ना. आई एम नॉट सेइंग कि हाउ यू विल कलेक्ट द डेटा. ऑल आई एम सेइंग इज योर फ्रेमवर्क इज स्टैटिक.
हमारे फ्रेमवर्क स्टैटिक है, डायनामिक और है मॉडल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन और अगेन वो जो डेटा है वो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन से लोगे ही नहीं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन से तुम लोग डेटा जाके लेते हो ये तो क्रॉस सेक्शनल डेटा बेटे, मोस्ट ऑफ द टाइम, वेरी रेयरली जो है वो आप कई दफा कुछ लॉन्गिट्यूडनल डेटा होता है, हर दफा हम लिख देते हैं लॉन्गिट्यूडनल डेटा शुड बी कलेक्टेड, लिमिटेशन लिखते हैं ना, वो ये लिमिटेशन है। एनीवे, पोस्ट हॉक इन्फेरेंस, अच्छा, inferences based on empirical work or case analysis led to development of this framework। ये देखें, ये इसका मतलब क्या है कि आपने जो inferences हैं वो तो जाके डेवलप होती हैं पोस्ट हॉक। पहले से हम जब अपना डिफाइन कर लेते हैं यूजुअली, ये देखें ये क्वालिटेटिव रिसर्च जिस तरह से हम करते हैं मोस्टली उसमें ये प्रॉब्लम होती है। इन्फ्रेंसेस जब हम अचीव करेंगे बाय दैट टाइम जिस चीज को हमने फिनोमेना को हमने स्टडी किया होगा वो हो सकता है कि चेंज हो चुका। ये पोस्ट हॉक है। इट हैज अ मैकेनिस्टिक फ्लेवर। हाँ, पार्टली इट इज मैकेनिस्टिक बिकॉज इट सेज ओके नॉट वन बेस्ट वे बट एन अरे ऑफ बेस्ट वेज। सो नॉट वन बेस्ट वे बट एन अरे। ये मैकेनिस्टिक फ्लेवर को कौन करता है क्रिटिसाइज? ये आपकी लेटेस्ट जो आपकी थेरीज हैं, ये chaos, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, वो कहते हैं नहीं, थिंग्स आर टू मेनी वेरिएबल्स, एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स। समझ आए? वी शुड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरिएबल्स, उसका कोई फायदा नहीं है बिकॉज वो तो आपको जो रिजल्ट देंगे बाय द टाइम वो आप बताएंगे कंडीशन वुड हैव चेंज्ड, थिंग्स आर चेंजिंग सो क्विकली, सो ट्राई टू एक्सट्रैक्ट व्हाट पैटर्न्स। वो तो ये नहीं करता ना, इट डज नॉट एक्सट्रैक्ट पैटर्न्स। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड बट एनीवे, उसको समझने के लिए बेटे जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे रेलेवेंट, यू वुडंट बी गोइंग फॉर क्रॉस सेक्शनल डाटा, यू गोइंग फॉर बिग डाटा। अब ये देखें बिग डाटा क्या चीज होती है, क्योंकि आप अगर स्टडी कर रहे हो ना डिजिटल, और तो उसके अंदर आप बिग डाटा को एक्सेस कर सकते हो, खरीदना पड़ता है फ्रॉम फेसबुक, और फेसबुक आपसे कॉन्स्टेंटली पूछता रहता है कि जी यू नो गिव मी एक्सेस टू दिस, गिव मी एक्सेस टू दैट। तो उसके पास एक लीगल एक वो चीज़ मौजूद है जहाँ पे कि ये इसकी डाटा की एक्सेस हो सकती है, वो आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन यू नीड टू परचेस इट। ओके, अब जो डिजिटल स्ट्रैटेजीज बनती हैं, आपका क्या ख्याल है वो इस पे बनती हैं कि आप लोगों से जाके क्वेश्चनियर्स फिल करवाएं? नो, वो तो उसको तो यूजलेस है। तो आप लोग जो काम कर रहे हो इन द फील्ड, आपको पता है कि डिजिटल स्ट्रैटेजीज के लिए आप जो है वो बाकायदा जो डाटा एनालिटिक्स होता है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फैक्टर्स। देखिए जी मुझे नहीं आता आपस की बात ये है, आई डोंट नो, मैं कल एक अटेंड करने लगी हूँ, देखें पाइथन मुझे कुछ सिखाता है कि नहीं। आई एम होपिंग कि कुछ ना कुछ तो सिखाए कि यार ये व्हाट इज दिस साइबर वर्ल्ड जिसके अंदर चीजें हो रही हैं। आई वुड लाइक टू यू नो लुक एट रियल डाटा। जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं है वो भी रियल, लेकिन वन पॉइंट इन टाइम का है, इवॉल्व नहीं कर रहा होता, और बहुत छोटा सा उसका एक जो है ना वो उसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। तो ये सारे इसके इश्यूज हैं, इनको आप यहाँ से पढ़ेंगे, और अगेन फ्यूचर रिसर्च में से भी आपको जो है वो पता चलेगा जो कि उन्होंने की हुई है। हाँ, contingency approaches to theory building represent an alternative to searching for universal principles and instead focus on key situational relationships. These approaches reduce the vast array of combination a researcher must consider by focusing on a key variables of interrelationships. ये ठीक है, तो आपके लिए भी they also provide pedagogic usefulness
या एकेडमिक यूजफुलनेस बाय हेल्पिंग टू ट्रांसलेट थियरी एंड रिसर्च टू प्रैक्टिस। ये तो इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, ये इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कि भाई अमंग लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स you try to identify those which are actually useful and workable. आप ये जरूर प्रूव कर देते हैं कि among many other variables, okay, I have come up with certain things which will also improve efficiency. We're not saying other things are not important, but on by focusing on this particular area, you will get good results. ठीक है? So it's one of those areas. लेकिन having said that, इनकी application in practical is going to be very limited because no matter which contingency variable you are able to identify, it is going to, when applying it to a particular organizational context, it will have to be reformed. तो मेरा जाती तौर पे अगेन ये ख्याल है, और बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ये कहते हैं कि अब जो रिसर्च पाकिस्तान में हो रही है, अगर आपने यही अप्रोच करनी है तो स्ट्रैटेजी वाला जो इसका एस्पेक्ट है उसको देखें, मेक इट केस स्टडी स्पेसिफिक एंड देन गो अप एंड सी कि जी उसमें वो है कि नहीं। आप ना करना, आप वही करें जो आपके सर आपको बता रहे हैं एंड गो फॉर दैट। बट मैं तो आपको जनरल बात बता रही हूँ क्योंकि अगेन उसको जब आप उसकी करने लगेंगे आपको लोग यही कहेंगे कि जो है आपका थ्योरी, आपका पेपर है उसको पब्लिश कहाँ कराओगे, तो लोकल जर्नल्स में पब्लिश होगा, अगर पाकिस्तान स्पेसिफिक बना दिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, which are सही कह रहे हैं। वो कंसिडरेशंस होती हैं, वो प्रॉब्लम्स होती हैं, नो डाउट वो प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर आप बता देंगे स्पेसिफिक, बट ये लिमिटेशन जरूर है। What I'm saying is at least what you have discovered after this is कि ये एक बहुत बड़ी limitation है आपकी अप्रोच की, कि उसकी जो है वो जो आपकी generalizability है बहुत limited है. It has very limited generalizability no matter what. And future research, our model should be tested in a particular organization. और बहुत अच्छा ये हो कि खुद आप जब मॉडल बनाएं फिर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उसको टेस्ट भी करें, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको कंटेक्चुअलाइज करें और उसको टेस्ट करें। आपसे पहले बल्कि इनफैक्ट सभी की बहुत अच्छी रिसर्च थी, बहुत अच्छी रिसर्च थी। सभी जावेद डॉक्टर अब तो हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह, तो उसको अगेन उसको हमने मेरे हिसाब से तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, उसने उसको यूनिवर्सिटीज के अंदर, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के अंदर भेजा, देखा कि जो मॉडल उसने बनाया है, स्किल्स का मॉडल बनाया है, क्या वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर यूजफुल है, वो भी उसने प्रूव किया था कि है। He applied it to particular contexts as well, but for that then he had to work very hard, he had to but he did it. ठीक हो गया जी। अब इस सब को देखते हुए आपकी असाइनमेंट आपके सामने देखते कर देते हैं, और लास्ट टाइम मैं असाइनमेंट, अगली असाइनमेंट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लो जी, ठीक है, शुरू के जो मॉडल्स थे यहाँ पे उसको डिस्कस करो। डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मार्केटिंग फिलॉसफी, ये जरूर बताओ कि इसके एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे, बार बार मैं वो कर रही हूँ, इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस डिस्कस करो, फिर इसकी लिमिटेशन डिस्कस करो, ठीक है, ओके। ये वो टाइम फ्रेम डिस्कस करो जो इनिशियल एसेंडेंसी का था कि ये आफ्टर ऑल सिंथेसिस क्यों क्रिएट हुआ था, जैसे बता रही। फिर उसके बाद इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस डिस्कस करो, इसकी लिमिटेशंस डिस्कस करो लिटरेचर में से निकाल के, फिर इसकी कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थिंकिंग डिस्कस करो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिस्कस करो, ठीक है। आप लोग स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग भी डिस्कस कर सकते हो, ओके। आपका पास तो वो है, आप लोग बाकी देख लो, वरना उसके एस्पेक्ट जो है वो लिंक करो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग से। जो आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट है ये है ही स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, ठीक है।
अब फिर आपने फाइनली जो है ना एक डिस्कस करना है कि क्या आजकल के जमाने में ये रेलेवेंट है, और यही बात इसको प्रूव करना है कि ये एक अप्रोच ऐसी है जो कि which retains its relevancy, still it retains its relevancy. ठीक है, वो एरोड तो जरूर हो रही है इसकी, you know, as the cyber space is becoming bigger and more dominant, the relevancy is being you know, eroded, but nevertheless जो strategy variables हैं वो exist अभी भी करते हैं, और उसके अंदर opportunity है for further adaptation. तो यहाँ पे आपने जो इसकी रेलेवेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए जो फ्यूचर रिसर्च है इन दिस एरिया उसको भी आप लिख सकते हैं. तो relevancy, why is the relevancy eroding, and also how is this erosion in relevancy, how it can be addressed. सारी चीजें इसमें जो मैं आज का लेक्चर है उसमें मैंने ये बातें की हैं, तो इधर उधर से आपने लिख के और इसको एक कोहेरेंट सा मुझे जवाब चाहिए. ठीक है जी. So I'm going to end this now. Thank you very much, ladies and gentlemen. और इंशाल्लाह we will see you. I will see you next time.